हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है? बेसिकली विस्कोसिटी एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह ही काम करता है। सब जैसे कि पहले हमने क्या देखा था फ्रिक्शन फोर्स के, जब हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा था उस हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस में मूव कर रही है तो उस पर क्या क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो कि उस सरफेस और उस बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है उसका दो सरफेस के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है, पोज कर रहा था। ठीक है, अगर बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसी तरह विस्कोसिटी होता है कि अगर कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा हो, ठीक है, फ्लो कर रहा हो तो उसको क्या करता है, वो उसके रिलेटिव मोशन फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, विस्कोसिटी, जिसके कारण क्या होता है कि वो अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इस डायरेक्शन में क्या लगाता है, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। देखिए हमें पता है जो लिक्विड्स है वो लेयर के फॉर्म में मूव करता है। देखिए सपोज यहाँ पर एक लेयर है, ये सरफेस टेंशन है सर, ये सरफेस है, सॉरी सरफेस है, इसके ऊपर क्या आती है, लिक्विड की लेयर के फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस पर क्या सरफेस का फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स। ठीक है, इस लेयर पर इस सरफेस का विस्कस फोर्स लगेगा और इस सरफेस पे इस लेयर पर इस सरफेस का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों, यहाँ पे देखिए एक दो ये तीन लेयर है, तो इन तीनों लेयर में से कौन सी लेयर का फ्लो होना, मतलब मतलब फास्ट फ्लो होना पॉसिबल है, इस लेयर का, क्योंकि इधर पे उसका विस्कस फोर्स इस लेयर पर सबसे कम रहेगा। सबसे ज़्यादा विस्कस फोर्स क्या रहेगा, इस पर, उसके बाद इस पर, और सबसे कम विस्कस फोर्स रहेगा इस पर। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर ये वो लेयर इजीली आगे फ्लो हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विस्कस फोर्स क्या है कि जो अगर इस लेयर पर इस सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है तो वो क्या करता है, विस्कस फोर्स क्या करता है, उनको अपोज करता है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, अगर बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है और इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो उसी तरह ही विस्कोसिटी है, वो भी क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू different layers of liquid is called the viscous force. Viscous force acts tangentially on the layer is in contact. Its value is different for different liquids. This property of liquid is called viscosity. Okay. So next है coefficient of viscosity. देखिए हमें पता है कि जो लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये डायग्राम देखिए, अब यहाँ ये क्या है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक लेयर है जिसको हमने ए बोल दिया है, उसके ऊपर एक और लेयर है बी बोल दिया। ठीक है, अब इस सरफेस से लेके इसके बीच का डिस्टेंस है एक्स और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी एक्स, जो क्या है, ये क्या स्मॉल डिस्टेंस है और इधर से लेकर यहाँ पर के बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर हमने ले लिया एक्स प्लस डी एक्स, इधर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को दोनों को हमने इधर पर ऐड कर लिया, तो क्या हो गया, एक्स प्लस डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे लग रही वी और यहाँ पे लगेगी इस लेयर पे लग रही वी प्लस डी बी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो यहाँ पर कंसिडरेशन देख लेते हैं। कंसिडर लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है पी क्यू। The liquid may be assumed to consist of many layers. The flow of all layers will be parallel to the horizontal surface. अब देखिए ये सारी लेयर्स क्या है, वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या पैरेलल है। ठीक है, the layer immediately in contact with the surface PQ is almost at rest, but as the distance from the fixed surface increases, the velocity of other layers also increases. Thus the topmost layer moves with the maximum velocity. देखिए जैसे जैसे सरफेस से लेयर्स दूर होती जाएगी और उसकी मूव करने की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, लेयर्स की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। So let A and B be the two layers respectively at distance x and x plus dx from the horizontal surface PQ.
let their velocity v and v plus dv respectively. Then the difference in velocity of these two layers of liquid separated by distance dx and will be dv. Therefore, the change in velocity of flow between layers of liquid at unit distance perpendicular to the direction of a streamline flow will be dv upon dx. This is called the velocity gradient. यहाँ पे देखिए change in velocity with respect to distance, इसको हम बोलते हैं velocity gradient. The change in velocity of flow between two layers of a liquid at unit distance is called the velocity gradient. The velocity gradient is defined is mathematically, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dv upon dx, where v is the velocity and dx is the distance. Next है the layer B with higher velocity tends to accelerate the slow moving layer A, whereas slow moving layer A tends to retard the fast moving layer B. Therefore, a backward force known as viscous force acts tangentially between the two layers and tries to destroy the relative motion between them. देखिए यहाँ पे जो दो लेयर हैं A और B, तो यहाँ पे देखिए जो B लेयर है वो क्या, उसकी जो स्पीड वो काफ़ी स्पीडली मूव करेगी एज कम्पेयर टू A. ठीक है. अब क्योंकि देखिए यहाँ पे विस्कस फोर्स रहेगा पर थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस. क्योंकि देखिए सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितने ज़्यादा दूर रहेगी लेयर वो क्या उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी, वो उतनी वेलोसिटी से मूव करेगी लेयर. ठीक है. अब क्या आता है, अगर विस्कस फोर्स को कम करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे कि हम फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते थे, बाहरी फोर्स लगा लेते थे, जिससे कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है. इसी तरह ही हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, जिससे क्या होता है कि वो विस्कस फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो और इससे कारण क्या होता है, हम क्या वो रिलेटिव मोशन को ईज़िली वर्क करा सकें. अगर जैसे विस्कस फोर्स कम होगा उधर पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं कि रिलेटिव मोशन जो दो लेयर्स के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता है क्या, लेयर्स को मूव करा. रिलेटिव मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स. सो अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन tangential force acting between the two successive layers of a liquid in motion is first directly proportional to the area of contact A of the two layers and directly proportional to the velocity gradient between the two layers. So यहाँ पे देखिए जो विस्कस फोर्स है वो किस पर डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे. सो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक नया टर्म लगेगा जिसको हम बोलते हैं where eta is a constant of proportionality and is also called a coefficient of viscosity of the liquid. The value depends upon the nature of the liquid. Okay, so that is a coefficient of viscosity. So next topic है Stokes law. So Stokes law क्या होता है, when a small spherical body travels through a liquid with a constant velocity, then the layer of liquid immediately in contact with the body also moves with the same velocity. The velocity of the layers decreases as we move away from the body, and the velocity of furthest layer is almost zero. देखिए जब एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, जब वो देखिए स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है. ठीक है. अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके साथ जो भी बॉडी अगर मूव करेगी वो भी किस वेलोसिटी से फ्लो करेगी, v वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. ये बोला था स्टोक्स लॉ ने. इन दिस वे ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव मोशन इज डेवलप बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड. ठीक है. अब इस मोशन के कारण क्या होता है, रिलेटिव मोशन डेवलप होता है दो अलग अलग लेयर्स के बीच में. देयरफॉर अ विस्कस फोर्स कम्स इनटू प्ले इन अपोजिट डायरेक्शन which opposes the relative motion between different layers of liquid. ठीक है. अगर विस्कस फोर्स और जो विस्कस फोर्स होता है
वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. सो ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक एस्टैब्लिश अ लॉ related with the viscous force which is known as Stokes law. So according to Stokes law, when a small spherical body of radius r travels with velocity v through a liquid having a coefficient of viscosity eta, then a viscous force F acts on its opposite direction. Its magnitude is given by the equation F is equal to, देखिए ये इक्वेशन किसको किसको शो करती है कि अगर वेलोसिटी v अगर ड्रैग फोर्स के इक्वल है तो वो इक्वेशन किस पे डिपेंड, उसको तो हम किससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रैग फोर्स को. F इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी. अगर कोई स्पेरिकल बॉडी में अगर स्पेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में मूव कर रही है तो उनका रेडियस रहेगा r, वेलोसिटी रहेगी v एंड ईटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, तो इक्वेशन सो ड्रैग फोर्स किस पर डिपेंड करता है, 6 पाई में ईटा आर वी. दिस इज अ स्टोक्स लॉ. Clearly indicates that the viscous force F acting on the body is directly proportional to the coefficient of viscosity eta of the liquid. F is directly proportional to eta, directly proportional to the radius r of the body, directly proportional to the velocity v of the body. So यहाँ पे जो विस्कस फोर्स ड्रैग जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस पे एंड वेलोसिटी पे. ओके, so next topic is streamlined flow. The streamlined flow of a liquid is that flow in which every particles of the liquid follows exactly the path of its preceding particles and has the same velocity in magnitude and direction as of the preceding particle which passing through the given point. The streamlined flow is also called steady flow. देखिए streamlined flow क्या होता है. देखिए अगर आपने अगर दो नल लिए, अगर सपोज कि आपने नल को थोड़ा कम ओपन किया तो वो बिल्कुल स्मूथली उसमें से पानी आएगा, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में स्मूथली. ठीक है, अगर आपने नल को जो नल है उसको टैप को पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, तो उसका जो फ्लो है वो क्या रहेगा, कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा, यहाँ भग रहा है. तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, अब हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं. सपोज कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, उसमें लिक्विड का एक पार्टिकल ये है, ठीक है, उसको अगर वी वेलोसिटी मिल रहा है तो वो ऐसे घूम रहा है. ठीक है, और ये दूसरा पार्टिकल, इसके पीछे तीसरा पार्टिकल है, चौथा पार्टिकल है. अब सब वो देखिए, अब हमने एक की वेलोसिटी कैलकुलेट करी, समझो यहाँ पे 10 है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, मूव करेगी. देखिए इसकी अगर 10 है, अगर ये सबसे लास्ट वाला पार्टिकल अगर इस पार्टिकल को क्रॉस करेगा तो भी उसकी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, 10 ही निकल के आएगी. अब इस सबसे पीछे जो पार्टिकल है वो अगर इस जो पहले वाले पार्टिकल को क्रॉस करता है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है, ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ. क्या करता है वो, हर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ट्यूब में लिक्विड के, वो एक ही लाइन में फ्लो करते हैं और एक ही वेलोसिटी के साथ करते हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगी, हर पॉइंट पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. ठीक है, सो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो कि हर पॉइंट पर जो फ्लूइड है लिक्विड का, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो हर पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 20 है तो उसके वाले पीछे वाले पॉइंट और वेलोसिटी 20 है, उसके पीछे वाले की भी 20 रहेगी. अगर देखिए अगर वो यहाँ फ्लो करेगा, अगर इस पॉइंट को उसने क्रॉस कर दिया तो अब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 20 ही रहेगी, सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. सो नेक्स्ट
सो नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम. सो बर्नौलीज थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, व्हेन एन आइडियल लिक्विड an ideal liquid flows through a pipe in a streamlined condition, then at every point of its path the total energy per unit volume remains constant. देखिए, अगर सपोज कि अगर किसी ट्यूब में अगर हमने लिक्विड को फ्लो कराया है, तो उसमें जो उस ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और प्रेशर तीनों चीज़ क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. ये चीज़ हमें किसने डिटरमाइन करके बताई थी बर्नौलीज थ्योरम में, कि किसी भी पाइप से फ्लो होने वाला लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी, वो कि चेंज नहीं होगी. और उन्होंने इसको मैथमेटिकली इक्वेशंस दी है. P plus half dv square plus dgs is equal to constant, where P is the pressure, D is the density, V is the velocity of a flow of liquid, G is the acceleration due to gravity, and H is the height of the liquid from the surface of earth. Okay.